पिछले वीडियो में हमने गुरु बीजाणु से पहले बीजांड और बीजांड के प्रकार जो 6 प्रकार के बताए थे उनका अध्ययन करेगा। आज हम टॉपिक करेंगे गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे लघु बीजाणु जनन होगा नर में, उसी तरह मादा में गुरु बीजाणु जनन। नर में लघु बीजाणु जनन जो है वो परागकोश के अंदर परागकुटी या लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है और उसके लिए होते थे यहाँ लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक इसी प्रकार मादा युग्मकोद्भिद में, जिसमें कि अंडक इसके 3 भाग, आधार का खुला भाग अंडाशय, बीच का भाग वर्तिका और ऊपर का भाग वर्तिका में, इसके अंदर होते थे बीजाणु, एक या एक से अधिक बीजाणु, ठीक है। इस बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु जनन। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि जिस तरह से नर उनके स्वरूप के अंतर्गत लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं, उस प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। उसी प्रकार बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु अर्थात मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखिए, ये अंडक है, इसके 3 भाग है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें बीजाणु कहते हैं, इन्हें बीजाणु कहते हैं। अब इन बीजाणु के अंतर्गत, इस बीजाणु के अंतर्गत जब पौधे में अंडाशय के अंदर बीजाणु की उत्पत्ति हो रही होती है, तो उसमें जो है कोशिकाओं का एक अनियमित समूह होता है, ठीक है, जिसकी बाहरी जो भित्ति होती है उसे बाह्य त्वचा कहते हैं, और अंदर की जो कोशिका है वो होगी अधस त्वचा। ये कोशिकाएं लगभग एक समान होती है। इस बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे जो अधस त्वचा होती है, हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा, बाहर वाली होगी बाह्य त्वचा, उसके नीचे हो गया अधस त्वचा। इस अधस त्वचा की कोशिकाओं से कोई एक कोशिका एनी वन ऑफ द सेल ऑफ हाइपोडर्मिस पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है, पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे परपशु कोशिका या परपशु आद्यक भी कहते हैं, कई जगह आद्यक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं आर्किस्पोरियल इनिशियल मतलब आद्यक, जिससे प्रारंभ होता है, प्रारंभक भी कहते हैं, आद्यक भी कहते हैं, परपशु कोशिका आद्यक। तो ये बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे वाली कोशिका जो अधस त्वचा या हाइपोडर्मिस कहलाती है, यह पोषण प्राप्त करके, उनसे कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करके अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे परपशु कोशिका आद्यक या आर्किस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। ध्यान रखिए, सारी कोशिका जो 2n है, कैसी है? 2n यानी द्विगुणित है। अब इस आर्किस्पोरियल इनिशियल या परपशु आद्यक कोशिका में, ठीक है, परिणत विभाजन होता है। ये कैसा विभाजन होता है? परिणत विभाजन, अर्थात इसको आप परिणत विभाजन या इसको अनुप्रस्थ विभाजन भी कह सकते हैं। इसका मतलब एक कोशिका ऊपर की ओर बनती है, एक कोशिका नीचे की ओर, ऊपर नीचे। ध्यान रहे, अगर किसी कोशिका में लंबवत विभाजन हो, लॉन्गिट्यूडल, कोशिका दाएं बाएं बनती है, ये हो गया लंबवत या अनुदैर्घ्य। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऊपर नीचे, अर्थात
एक कोशिका बाहर की तरफ और एक कोशिका अंदर की तरफ के लिए। बाहर की वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका अर्थात प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जबकि नीचे को वाली कोशिका कहते हैं गुरु प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका, प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका। ये दोनों के समसूत्री विभाजन है, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। आपको पता है जब किसी द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो बनने वाली दोनों कोशिकाएं भी द्विगुणित होती है। अब प्राथमिक कोशिका या विभाजन द्वितीय कोशिका विभाजन करती है तो वह अब अपने विभाजन करती है, अर्थात ये दाएं बाएं ऐसे कुछ करके और पूरी भित्ति का निर्माण कर लेती है। जैसे उदाहरण में जो आर की आद्य कोशिका है जो कि दोगुणित थी, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ और वो परिणत प्रकार का या अनुप्रस्थ प्रकार का, एक कोशिका ऊपर एक कोशिका नीचे। ठीक है, अब नीचे वाली जो प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु कोशिका होती है, ये दोनों होते हैं। अब ऊपर वाली जो कोशिका प्राथमिक भित्ति कोशिका या पीपी सेल है, इसमें लगातार अपनत विभाजन होता है, अर्थात लंबवत प्रकार का होता है, जो एक लगातार क्या बनाती है, एक भित्ति का निर्माण करती है, एक भित्ति का निर्माण करती है। साथ साथ बीजाणु भी विकसित होता है, साथ साथ बीजाणु भी विकसित होता है इस टाइप से। और ये जो है इस प्राथमिक भित्ति कोशिका ने लगातार अपनत विभाजन करके पूरी भित्ति का निर्माण कर लिया है, जो बीजाणु की भित्ति का निर्माण, ये बीजांडकाय की भित्ति का है, बीजांडकाय की कोशिका है। अब उसके बाद देखो जो प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यह कुछ समय तक विसर्जन की जाती है और यही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, एंड सेल, इसलिए हमने लिखा था गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जन्म या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब जो निचली कोशिका है जो भी द्विगुणित है उसे वह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, और आपको पता है कि मियोसिस जो है वह 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में दो अगुणित गुरु बीजाणु बन जाती है और सेकंड चरण में इससे भी 2 बनते हैं और इससे भी 2 बनते हैं। ध्यान रहे, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं और सेकंड चरण में इसकी समसूत्री, इसका भी समसूत्री। इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो है 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी का नाम है गुरु बीजाणु जन्म। और ये चारों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। इस कोशिका में विभाजन हुआ 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं। चारों कैसे हैं? अगुणित हैं और चारों एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसमें से 1, 2, 3 जो बीजांड द्वार की तरफ, ये यहाँ बीजांड द्वार, क्योंकि साथ बीजांड का भी विकास हो रहा है, अंदर जब विकास हो रहा है तो बाहर विकास हो रहा है। बीजांड द्वार की ओर की 1, 2 और 3 कोशिकाएं शीघ्र ही क्या हो जाती है, डीजनरेट अर्थात अपहरासित हो जाती है। अपहरासित, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीजनरेट हो जाती है, हो जाती है। अर्थात उन चारों में से केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। ये अपहरासित 1, 2, 3 हो गए और ये रह गया सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु, एक्टिव मेगास्पोर, जो कि प्राय निभाग की तरह होता है। ये बीजाणु द्वार है और ये निभाग की तरह है। यह सक्रिय गुरु बीजाणु धीरे धीरे इन अपहरासित कोशिकाओं का भी पोषण के रूप में उपभोग कर लेता है और आकार
बीजाणु जो कि बीजांड के अंदर है, ये खुद n है, अगुणित है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है। इन चारों में से 1 2 3 माना ये अपभ्रांशित हो गए, ठीक है, केवल एक ही क्या बचा, सक्रिय। इसी सक्रिय ध्रुव बीजाणु जो अन्य कोशिकाओं में से पोषण स्राव के आकार में बड़ा हो जाता है, इसमें 3 उत्तरोत्तर सक्सेसिव यानी कि लगातार 3 उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं जो कि मुक्त केंद्र की प्रकार के होते हैं। जैसे सुन लीजिए, इस सक्रिय ध्रुव बीजाणु मात्र कोशिका जो कि अगुणित है, इसमें लगातार 3 उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन होते हैं। तीनों विभाजन मुक्त केंद्र के होते हैं। इसका मतलब है कि केवल केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वह नहीं होता, केवल केंद्र का होता है। कैसे? जैसे माना एक ही है, इसका पहला विभाजन हुआ, ठीक है, तो वह 2 केंद्र बनाता है, एक के बदले 2 केंद्र, और वह 2 केंद्र 2 अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ऐसे क्योंकि बीच में पहले छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं और वो रिक्तिकाएं आपस में मिलकर फिर बड़ी रिक्तिका बना देती है, जिसके कारण एक अगुणित केंद्र के विभाजन से जो कि सक्रिय ध्रुव बीजाणु था, ठीक है, 2 केंद्र बन गए और दोनों रिक्तिकाओं के द्वारा जुड़े। इसके चारों ओर परिधि क्षेत्र में कोशिका द्रव्य अन्य कोशिकाओं होते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, अर्थात अब अभी भी एक कोशिका 1 केंद्र, एक कोशिका 2 केंद्र, इसमें अगला विभाजन होता है, फिर वो भी मुक्त केंद्र की है, ठीक है, और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे भी आकार बढ़ जाता है। इसका विभाजन हुआ समसूत्री तो 2 केंद्र, इसका विभाजन हुआ तो 2 केंद्र। पहला मुक्त केंद्र भी 2, एक केंद्र से 2 केंद्र, कोशिका द्रव्य कोशिका एक ही है। फिर 2 से 4 केंद्र, कोशिका अभी भी एक ही है, एक कोशिका 4 केंद्र। और तीसरा विभाजन जो है वह उसके फलस्वरूप या इस ध्रुव पर भी 1 2 3 4 केंद्र बन जाते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 केंद्र बन जाते हैं। यही है वो 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन जो कि मुक्त केंद्र के होते हैं। इस दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। तो इसका मतलब है N जो कि सक्रिय ध्रुव बीजाणु था, सक्रिय ध्रुव बीजाणु था, क्योंकि 3 तो अब ह्रासित हो गए थे, जो प्राय बीजाणुवाद जो थे ये विभाग वाला था, जिसमें पहला विभाजन मुक्त केंद्र की, दूसरा विभाजन मुक्त केंद्र की, तीसरा विभाजन मुक्त केंद्र की। इस प्रकार 3 उत्तरोत्तर मुक्त केंद्र की विभाजनों के फलस्वरूप एक सक्रिय ध्रुव बीजाणु जो है वो 8 केंद्रों में विभाजित होता है। कोशिका अब भी एक है, इसके बाद केंद्र विभाजन नहीं होता, केंद्र नहीं होता। इसके बाद आगे क्या होता है कि जो इस ध्रुव का एक केंद्र धीरे धीरे नीचे की ओर प्रस्थान करता है। 1 2 और 3 तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो चौथा केंद्र है वो नीचे की ओर आता है और अपने चारों ओर भित्ति बना लेता है, अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण करता है और कोशिका बन जाता है, ठीक है। यहाँ से भी 1 2 3 चौथा ये केंद्र ऊपर की ओर खिसकता है और ये भी दोनों आपस में चिपक जाते हैं। और ये तो इस 4 में से एक केंद्र नीचे को खिसका लगभग मध्य में आ गया और कोशिकी बन गया। यहाँ से भी एक केंद्र ऊपर को खिसका, यहाँ से तो वो क्या बन गया, कोशिकी हो गया। अब रह गए 3, इस ध्रुव पर भी 3, इस ध्रुव में, इन दोनों को केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल कहते हैं, केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल, और इनके केंद्र को ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। अब तो इस ध्रुव पर 3 कोशिकाएं हैं, ये भी अपने चारों कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा लेकर ये भी भित्ति का निर्माण करते हैं और ये भी कोशिकीय हो जाते हैं। 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका, 3 कोशिका का समूह, इन तीनों का समूह यहाँ पर हो जाता है और ये तीनों भी कोशिकीय हो जाते हैं, भित्ति का निर्माण करते हैं। 1 2 और 3 इस तरह से जो है ये बैठा का मादा युग्म को उद्भिद एक
मध्य की ओर खिसकता है और अपने चारों ओर अपनी भित्ति का निर्माण कोशिकी हो जाता है। यहाँ से भी एक केंद्र ऊपर खिसकता है और वो भी मध्य जाता है, दोनों जाते हैं। इस तरह से व्यवस्थित क्रम जो है ये होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 केंद्र हो गए, ठीक है। कुछ देर बाद इन दोनों की भित्ति संयुक्त हो जाती है, एक ही भित्ति बन जाती है, अर्थात कोशिकाएं रहेंगी 3 + 1 + 3। 3 कोशिकाएं इस समूह पर, जिसको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो कि निभाग की ओर होती है, निभाग की ओर या कैलेजा। 3 कोशिकाओं का समूह ये रहा जो कि बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। इन तीनों कोशिकाओं के समूह को कहते हैं अंड समुच्चय, अंड समुच्चय या एग एपरेटस, ठीक है। और भी, ठीक है। तो उसमें से इन तीनों में से जो किनारे के हैं, पार्श्व या किनारे के, ये और ये, इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स, सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स। जबकि जो बीच वाली कोशिका है इसे कहते हैं अंड कोशिका, एग सेल, अंड कोशिका, या इसी का नाम है मादा युग्मक, मादा युग्मक। और इस संपूर्ण कोशिका वाले इस संपूर्ण बाह्य आवरण को, जिसके अंदर ये कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। इस प्रकार एक सक्रिय पूर्व बीजाणु से भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या 7 रह जाती है, अर्थात 7 सेल्ड, 7 कोशिकीय, परंतु केंद्र कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो 7 सेल कौन से हैं? 3 निभाग वाले छोर पर, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, और तीनों ही एन और एन, क्योंकि अगुणित थे, अगुणित से भी विकास होता, अगुणित थे। 3 बीजांड द्वारे वाले छोर पर ये वाले, ये भी एन और एन अगुणित होते हैं। और बीच वाली कोशिका जो एक है उसमें 2 है, n + n, इसमें 2 केंद्र है, तो ये 3 केंद्र के 6 और 2 केंद्र के 8। लेकिन कोशिकाएं कितनी हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से एक सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं, परंतु 8 केंद्र होते हैं। इस छोर के तीनों कोशिकाएं अगुणित, इस छोर की भी तीनों कोशिकाएं अगुणित, बीच वाली कोशिका अब दोगुणित जाती है, ठीक है। धीरे धीरे बाद में यह कोशिकाएं, इनका केंद्र जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये 2n हो जाता है, पहले n + n और बाद में 2n। इसका अध्ययन सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे में अध्ययन किया गया था, इसलिए इस प्रकार के भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। इस चैप्टर में केवल ये इतना ही है, ध्यान रहे। पहली यूनिट में हमने बताया आपको 4 चैप्टर है, और वो 4 चैप्टर हैं 4 अंक के, जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 1 + 3, अर्थात एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो जिसमें से पहला लेसन छोटा था, उसमें से 1 नंबर का, जैसे 2 साल से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा और तीसरा चैप्टर बड़े हैं, जिनसे 3-3 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, और चौथा प्रश्न जो लेसन है छोटा, उससे 1 नंबर। तो यहाँ पे 1 + 3 यहाँ से हो, या 1 + 3 यहाँ से हो, या 1 + 3 ये हो, या 1 + 3 हो। कुल मिला के यह पहली यूनिट जो है, जिसमें 4 लेसन है, उसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं 1 + 3 के। तो इस प्रकार एक गुरु बीजाणु जन्म की क्रिया होती है, और बाद में एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश, ठीक है। और अब मैं अगला अध्याय की ओर चल रहा हूँ, अध्याय नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। वो भी थोड़ा बड़ा है, उसे भी 3 नंबर के प्रश्न की गुंजाइश है।
चैप्टर 3 परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश का विकास, ये है चैप्टर का नाम। परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूण कोश का विकास। अब पहला टॉपिक में है परागण। परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं? परागण या पॉलिनेशन, ये आपने पहले ही पढ़ा था कि उसमें चाहे द्विलिंगी हो या एक लिंगी हो, उसका नर भाग पुंकेसर कहलाता है, जिसका आधारी भाग है पुतंतु या फिलामेंट, ऊपर का भाग है परागकोश, दोनों परागकोश है, और बीच का भाग कहलाता है योजी। ठीक है, परागकोश के अंदर हमने देखे था अनुकोश काट लिया, जो द्विपालित होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानी या परागपुट होते हैं, जिसके अंदर परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है, और ये होगा नर भाग, और दूसरा है मादा भाग, उसको अंडक स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके भी 3 भाग हैं, आधा का भाग है अंडाशय, बीच का भाग है वर्तिका और ऊपर का भाग है वर्तिकाल, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन होता है, स्फुटन, डेहिसेंस, फटना, रप्चर। अब वो रप्चर हमने बताया पिछले चैप्टर में कि 5 प्रकार से होता है। या तो होगा अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ स्फुटन, या हो सकता है लंबवत, या हो सकता है शीर्षस्थ छिद्रों द्वारा, शीर्ष छिद्रों द्वारा, या हो सकता है कपाटीय, कपाट द्वारा, और नंबर 5 अनियमित, अर्थात जिसमें कोई सिस्टम नहीं हो सकता है, अनियमित। तो कैसे भी हुआ, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकण में जाते हैं तो परागकोश का स्फुटन हो जाता है, तो परागकण मुक्त हो जाते हैं। अब वो परागकण जब मुक्त हो जाते हैं तो वो किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे वो वायु के द्वारा हो, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे वो कीटों द्वारा हो, किसी अन्य जंतुओं द्वारा हो, वे कहाँ पहुँचते हैं? मादा भाग स्त्रीकेसर के वर्तिकाल तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को परागकण कहते हैं। तो इसे बताओ मैं, परागकणों का परागकोश के स्फुटन के पश्चात जो मुक्त हुए परागकण हैं, उनका किसी भी माध्यम द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाल तक पहुँचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर, मुक्त कब होंगे? जब परागकोश फटेगा, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर किसी भी माध्यम द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाल तक पहुँचने की क्रिया को, वर्तिकाल तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, बहुत सिंपल है। परागकोश फट गया, परागकण मुक्त हो गए, वे परागकण किसी भी माध्यम द्वारा यदि मादा के स्त्रीकेसर वर्तिकाल तक पहुँचते हैं तो इसको परागण कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कि परागकोश कितने विधियों द्वारा स्फुटित हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि परागण कितने प्रकार का होता है? परागण कितने प्रकार का होता है? परागण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्वपरागण, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है परपरागण, जिसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन 2 तरह का परागण। अब
मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा हूँ। स्वपरागण, स्वपरागण दो पादप है, इनमें पुष्प है और ये दोनों एक ही जाति के हैं। पादप ए और पादप बी, ठीक है, एक ही जाति के पादप है, एक ही पुष्प हैं। अब मैं बात करूं स्वपरागण पहले। स्वपरागण जब किसी एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर, ध्यान से सुनिए, ये पुष्प है और जब एक पुष्प के, एक पुष्प सारे पुष्प उभयलिंगी हैं, द्विलिंगी हैं, तो इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के स्त्री केसर के उपवर्तिका तक पहुंचते हैं, या इस पुष्प के परागकण जो है वह इसी पादप के दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पहुंचते हैं। दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो अपने ही पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के उपवर्तिका तक पहुंचते हैं तो भी स्वपरागण है, और या फिर उस पुष्प के परागकण जो है वह उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकण स्त्री केसर तक पहुंचे तो भी उसे स्वपरागण ही कहते हैं, ठीक है। जबकि परपरागण जो है किसी एक जाति के पौधे के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पौधा बदल गया, ठीक है, एक पौधा ए और बी दोनों एक ही जाति के, एक ही किस्म के हैं, माना गेहूं के हैं, माना सरसों के हैं, तो एक पौधे के पुष्प के परागकण स्फुटित होकर मुक्त हो गए और किसी भी माध्यम द्वारा उसी जाति के दूसरे पौधे के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्वपरागण, इसमें दो कंडीशन है, या तो अपने ही पुष्प में या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में। इसका मतलब है कि स्वपरागण भी दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन या स्वयुग्मन इसे कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और दूसरे का है सजात पुष्पी। नंबर दो, सजात पुष्पी। ध्यान से सुने, स्वपरागण में दो कंडीशन थी, या तो अपने पुष्प में तो स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, और यदि उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर है, पौधा तो एक ही पुष्प बदल गया, उसे कहते हैं सजात पुष्पी अर्थात बिटेनोगैमी, बिटेनोगैमी, ठीक है। अब मैं इसको जरा स्वयुग्मन, इसकी परिभाषा देखोगे, जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के, ध्यान सुना, उसी पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वयुग्मन कहते हैं या ऑटोगैमी कहते हैं। पौधा भी एक है और पुष्प भी एक है, तो एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं तो उसे हम कहेंगे स्वयुग्मन, ठीक है। और दूसरा है सजात पुष्पी, इसमें क्या होता है, किसी एक पौधे के परागकण, एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी या बिटेनोगैमी कहते हैं। यहाँ पर पुष्प बदल गया लेकिन पौधा वही है और पहले वाले सेम पुष्प होता है, ठीक है। और इसके दो कारण हैं, आनुवंशिक दृष्टि से पूरा पौधा एक है तो ये आनुवंशिक दृष्टि से जेनेटिकली यह सेम है, यानी कि आनुवंशिक दृष्टि से देखा जाए, जेनेटिकली देखा जाए तो ये है आपस सेम है, एक समान, क्योंकि एक पुष्प के एक पौधे के सभी आनुवंशिकता एक समान होती है। लेकिन अगर इकोलॉजिकली पारिस्थितिक दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प बदल गया, पुष्प बदल गया, तो ये लोगों का सोच अलग अलग है, कोई जेनेटिकली रहता है कोई, लेकिन है वो वाला स्वपरागण मानता है, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि स्वपरागण के लिए होने के लिए क्या क्या अनुकूलता, एडेप्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं बात करूँगा, पहले इसको देखेंगे। स्वपरागण के लिए अनुकूलता, स्वपरागण के लिए अनुकूलता, एडेप्टेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, तीन बातें हैं। स्वपरागण होने के लिए तीन बातें कम से कम होनी चाहिए। सबसे पहले उभयलिंगता या उभयलिंगी होना, बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी या इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, अर्थात जब किसी पुष्प में नर और मादा भाग
रिप्रेजेंटेटिव में एक एक नाम है, एक पायदल, एक दल, एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर। ठीक है, तो अब ये इस उसमें दोनों ही नर भाग और मादा भाग दोनों हैं, नर भाग और मादा भाग दोनों हैं। तो जब इसके परागकण, वो ये पौधा उभयलिंगी है, तो चांस ये है कि जब ये परागकोश फटेगा, परागकण मुक्त होंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे, अर्थात स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण के लिए पहला अनुकूलता या एडेप्टेशन है कि पौधे का या पुष्प का उभयलिंगी होना, जिससे स्वपरागण के अवसर बढ़ जाते हैं। अधिकांशतः स्वपरागण होने के लिए उभयलिंगी का होना जरूरी है। दूसरा है आगे आपका समकाल पक्वता, समकाल पक्वता जिसे कहते हैं होमोगेमी। समकाल पक्वता का मतलब है, अभी हमने कुछ बताया कि जब किसी पुष्प में जो उभयलिंगी है उसके परागकोश में परागकण परिपक्व हो गए और साथ ही साथ उसकी वर्तिका भी परागकणों को ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो गई। यानी कि दोनों का परिपक्वन मैचुरेशन समान समय में होता है। एट द सेम टाइम बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मैच्योर, यानी कि परागकण के अंदर परागकण भी परिपक्व हो गए और उन परागकणों को ग्रहण करने के लिए वर्तिकाल भी, ध्यान रहे परागकण वर्तिकाल पर ही ग्रहण किए जाते हैं, ये वंश का कार्य करता है। तो परागकण और वर्तिकाल दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, इसे समकाल पक्वता कहते हैं। और तीसरी जो शर्त है इसके लिए, वो तीसरी शर्त है वो है क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिल्यता और अनुन्मिल्यता। ध्यान से सुने, अनुन्मिल्यता इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। स्वपरागण के पहला उभयलिंगता, पुष्प का उभयलिंगी होना जरूरी है। दूसरा समकाल पक्वता, नर भाग और मादा भाग एक समान समय में परिपक्व हो। और तीसरा अनुन्मिल्यता का मतलब है कुछ पौधों में पुष्प ऐसे होते हैं जो कि कभी खिलते ही नहीं हैं, बंद ही रहते हैं, कली अवस्था में दिखते हैं। ये बाह्य दल हो गया, उसके अंदर दल हो गया, उसके अंदर पुंकेसर हो गया और उसके अंदर स्त्रीकेसर, ये कभी ओपन नहीं होते, खुलते नहीं है। ऐसे पुष्पों को अनुन्मिल या क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। और जो आमतौर हम देखते हैं पुष्प खिलते हैं उन्हें कहते हैं उन्मिल, उन्मिल। अब उन्मिल के आगे अन लगा दो तो अनुन्मिल हो जाएगा। ये कहलाएगा अंग्रेजी में चेस्मोगेमस, एक क्लिस्टोगेमस और एक चेस्मोगेमस। तो मैं बात फिलहाल इसकी नहीं कर रहा हूँ अनुन्मिल्यता। कुछ पौधों में जो पुष्प होते हैं वो हमेशा बंद ही रहते हैं, वो खिलते नहीं है, इसलिए उनके नर और मादा को जन्मान है वो ओपन अनावृत नहीं होते। इसलिए स्वाभाविक है कि जब वो परिपक्व होंगे, परागकोश का स्फुटन होगा तो वे उसी को क्या करेंगे, परागित करेंगे। तो इस प्रकार स्वपरागण के लिए तीन अनुकूलताएं जरूरी है। पहला पुष्प का उभयलिंगी होना, दोनों में नर और मादा भाग का एक समय में परिपक्व होना, और तीसरा कुछ पौधों के पुष्प जो है हमेशा बंद रहते हैं, जैसे कनकौवा, कनकौवा उसको अंग्रेजी में पॉमेलिया कहते हैं, वायोला, जंकस, जंकस, और एक है खट्टी बूटी जिसको ऑक्जेलिस भी कहते हैं, खट्टी बूटी अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्जेलिस। ये इन पौधों के पुष्प ऐसे हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है परपरागण। परपरागण में हमने बताया था कि जाति एक है, एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न पौधों के मध्य पादप नंबर ए और पादप नंबर बी, इसमें ठीक है ये एक ही जाति के हैं पुष्प में, तो इसमें दोनों एक ही जाति के हैं। किसी एक पौधे के पुष्प से परागकण मुक्त होकर दूसरे को उसी जाति के दूसरे पौधे के स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पादप बदल गया, इसलिए इसको कहते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब वास्तव में देखा जाए तो इसमें थोड़ा भले ही एक ही जाति के हैं लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल हैं, तो इसलिए इनमें आनुवंशिक से थोड़ा बहुत का होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए इस घटना को आनुवंशिक पुनर्योजन भी कहते हैं। आनुवंशिक पुनर्योजन अर्थात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सिंपल सा है,
यदि किसी एक जाति के पादप के एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। और इसके लिए भी अनुकूलता है और अनुकूलता 5 प्रकार की है। ठीक है, मैं आपको आज नाम बताता हूँ, चर्चा कल करेंगे। नंबर 1 है स्वबंधता, सेल्फ रिलेटिविटी। नंबर 2 एक लिंगिता होना या एक लिंगी होना, यूनिसेक्सुअलिटी। नंबर 3 भिन्न काल पक्वता, उनके जनन अलग अलग समय में परिपक्व हों, डाइकोगेमी। नंबर 4 हर्कोगेमी अर्थात संरचनात्मक भिन्नता। और नंबर 5 है विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व अर्थात हेटेरोस्टेमी। ये 5 अनुकूलन दर्शाते हैं कि पौधे में परागण होगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज लेक्चर काफी है, तो मैं समझता हूँ कि आप सुनना होगा, क्योंकि हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर दिया था। कितने लिया इसको पढ़िए, नोट्स बनाए इसके